76वें स्वाधीनता दिवस की पूर्व संध्या पर देश विदेश में रहने वाले सभी भारतीयों को मैं हार्दिक बधाई देती हूँ। इस गौरवपूर्ण अवसर पर आपको संबोधित करते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है। एक स्वाधीन देश के रूप में भारत 75 साल पूरे कर रहा है। 14 अगस्त के दिन को विभाजन विभीषिका स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस स्मृति दिवस को मनाने का उद्देश्य सामाजिक सद्भाव, मानव सशक्तिकरण और एकता को बढ़ावा देना है। 15 अगस्त 1947 के दिन हमने औपनिवेशिक शासन की बेड़ियों को काट दिया था। उस दिन हमने अपनी नियति को नया स्वरूप देने का निर्णय लिया था। उस शुभ दिवस की वर्षगांठ मनाते हुए हम लोग सभी स्वाधीनता सेनानियों को सादर नमन करते हैं। उन्होंने अपना सर्वस्व बलिदान कर दिया ताकि हम सब एक स्वाधीन भारत में सांस ले सके। भारत की आज़ादी हमारे साथ साथ विश्व में लोकतंत्र के हर समर्थक के लिए उत्सव का विषय है। जब भारत स्वाधीन हुआ तो अनेक अंतर्राष्ट्रीय नेताओं और विचारकों ने हमारी लोकतांत्रिक शासन प्रणाली की सफलता के विषय में आशंका व्यक्त की थी। उनकी इस आशंका के कई कारण भी थे। उन दिनों लोकतंत्र आर्थिक रूप से उन्नत राष्ट्र तक ही सीमित था। विदेशी शासकों ने वर्षों तक भारत का शोषण किया था। इस कारण भारत के लोग गरीबी और अशिक्षा से जूझ रहे थे। लेकिन भारतवासियों ने उन लोगों की आशंकाओं को गलत साबित कर दिया। भारत की मिट्टी में लोकतंत्र की जोड़ें लगातार गहरी और मजबूत होती गई। अधिकांश लोकतांत्रिक देशों में वोट देने का अधिकार प्राप्त करने के लिए महिलाओं को लंबे समय तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन हमारे गणतंत्र की शुरुआत से ही भारत ने सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार को अपनाया। इस प्रकार आधुनिक भारत के निर्माताओं ने प्रत्येक वयस्क नागरिकों को राष्ट्र निर्माण की सामूहिक प्रक्रिया में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। भारत को यह श्रेय जाता है कि उसने विश्व समुदाय को लोकतांत्रिक की वास्तविक क्षमता से परिचित कराया। मैं मानती हूँ कि भारत की ये उपलब्धि केवल संयोग नहीं थी। सभ्यता के आरंभ में ही भारत भूमि के संतों और महात्माओं ने सभी प्राणियों की समता व एकता पर आधारित जीवन दृष्टि विकसित कर ली थी। महात्मा गांधी जैसे महानायक के नेतृत्व में हुई स्वाधीनता संग्राम के दौरान हमारे प्राचीन जीवन मूल्यों को आधुनिक युग में फिर से स्थापित किया गया। इसी कारण से हमारे लोकतंत्र में भारतीयता के तत्व दिखाई देते हैं। गांधी जी सत्ता के विकेंद्रीकरण और जनसाधारण को अधिकार संपन्न बनाने के पक्षधर थे। पिछले 75 सप्ताह से हमारे देश में स्वाधीनता संग्राम के महान आदर्शों का स्मरण किया जा रहा है। आज़ादी का अमृत महोत्सव मार्च 2021 में दांडी यात्रा की स्मृति को फिर से जीवंत रूप देकर शुरू किया गया है। उस युगांतरकारी आंदोलन में हमारे संघर्ष को विश्व पटल पर स्थापित किया था। उसे सम्मान देकर हमारे इस महोत्सव की शुरुआत की गई। ये महोत्सव भारत की जनता को समर्पित है। देशवासियों द्वारा हासिल की गई सफलता के आधार पर आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का संकल्प भी इस उत्सव का हिस्सा है। हर आयु वर्ग के नागरिक पूरे देश में आयोजित इस महोत्सव के कार्यक्रम में उत्साहपूर्वक भाग ले रहे हैं। ये भव्य महोत्सव अब हर घर तिरंगा अभियान के साथ आगे बढ़ रहा है। आज देश के कोने कोने में हमारा तिरंगा शान से लहरा रहा है। स्वाधीनता आंदोलन के आदर्शों के प्रति इतने व्यापक स्तर पर लोगों में जागरूकता को देखकर हमारे स्वाधीनता सेनानी अवश्य प्रफुल्लित हुए होते। हमारा गौरवशाली स्वाधीनता संग्राम इस विशाल भारत भूमि में बहादुरी के साथ संचालित होता रहा। अनेक महान स्वाधीनता सेनानियों ने वीरता के उदाहरण प्रस्तुत किए और राष्ट्र जागरण की मशाल अगली पीढ़ी को सौंपे। अनेक वीर योद्धाओं तथा उनके संघर्षों, विशेषकर किसानों और आदिवासी समुदाय के वीरों का योगदान
एक लंबे समय तक सामूहिक स्मृति से बाहर रहा। पिछले वर्ष से हर 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने का सरकार का निर्णय स्वागत योग्य है। हमारे जनजातीय महानायक केवल स्थानीय या क्षेत्रीय प्रतीक नहीं है, बल्कि ये पूरे देश के लिए प्रेरणा का स्रोत है। प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के लिए, विशेष रूप से भारत जैसे प्राचीन देश के लंबे इतिहास में 75 वर्ष का समय बहुत छोटा प्रतीत होता है, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर ये कालखंड एक जीवन यात्रा जैसा है। हमारे वरिष्ठ नागरिकों ने अपने जीवन काल में अद्भुत परिवर्तन देखे हैं। ये गवाह है कि कैसे आज़ादी के बाद सभी पीढ़ियों ने कड़ी मेहनत की, विशाल चुनौतियों का सामना किया और स्वयं अपने भाग्य विधाता बने। इस दौर में हमने जो कुछ सीखा है वो सब उपयोगी साबित होगा, क्योंकि हम राष्ट्र की यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव की ओर आगे बढ़ रहे हैं। हम सब 2047 में स्वाधीनता के शताब्दी उत्सव तक की 25 वर्षों की अवधि यानी भारत के अमृत काल में प्रवेश कर रहे हैं। हमारा संकल्प है कि वर्ष 2047 तक हम अपने स्वाधीनता सेनानियों के सपनों को पूरी तरह साकार कर लेंगे। इसी कालखंड में हम बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में संविधान का निर्माण करने वाला विभूतियों के विजन को साकार कर चुके होंगे। एक आत्मनिर्भर भारत के निर्माण में हम पहले से ही तत्पर हैं। वो एक ऐसा भारत होगा जो अपनी संभावनाओं को साकार कर चुका होगा। दुनिया ने हाल के वर्षों में एक नए भारत को उभरते हुए देखा है। खासकर कोविड-19 के प्रकोप के बाद इस महामारी का सामना हमने जिस तरह किया है, उसकी सर्वत्र सराहना की गई है। हमने देश में ही निर्मित वैक्सीन के साथ मानव इतिहास का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान शुरू किया। पिछले महीने हमने 200 करोड़ वैक्सीन कवरेज का आंकड़ा पार कर दिया है। इस महामारी का सामना करने में हमारी उपलब्धियां विश्व के अनेक विकसित देशों से अधिक रही है। इस प्रशंसनीय उपलब्धि के लिए हम अपने वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नर्सों, पैरामेडिक्स और टीकाकरण से जुड़े कर्मचारियों के आभार हैं। इस आपदा में कोरोना योद्धाओं द्वारा किया गया योगदान विशेष रूप से प्रशंसनीय है। कोरोना महामारी ने पूरे विश्व में मानव जीवन और अर्थव्यवस्थाओं पर कठोर प्रहार किया है। जब दुनिया इस गंभीर संकट के आर्थिक परिणामों से जूझ रही थी, तब भारत ने स्वयं को संभाला और अब पुनः तीव्र गति से आगे बढ़ने लगा है। इस समय भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ रही प्रमुख अर्थव्यवस्था में से एक है। भारत को स्टार्टअप इकोसिस्टम का विश्व में ऊंचा स्थान है। हमारे देश में स्टार्टअप्स की सफलता, विशेषकर यूनिकॉर्न्स की बढ़ती हुई संख्या हमारी औद्योगिक प्रगति का शानदार उदाहरण है। विश्व में चल रही आर्थिक कठिनाई के विपरीत भारत की अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के श्रेय सरकार तथा नीति निर्माताओं को जाता है। पिछले कुछ वर्षों के दौरान फिजिकल और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास में अभूतपूर्व प्रगति हुई है। प्रधानमंत्री गति शक्ति योजना के द्वारा कनेक्टिविटी को बेहतर बनाया जा रहा है। परिवहन के जल, थल, वायु आदि पर आधारित सभी माध्यमों को भलीभांति एक दूसरे के साथ जोड़कर पूरे देश में आवागमन को सुगम बनाया जा रहा है। प्रगति के प्रति हमारे देश में दिखाई दे रही उत्साह का श्रेय कड़ी मेहनत करने वाले हमारे किसान व मजदूर भाई बहनों को भी जाता है। साथ ही व्यवसाय की सूझबूझ से समृद्धि का सृजन करने वाले हमारे उद्यमियों को भी जाता है। सबसे अधिक खुशी की बात है कि देश का आर्थिक विकास और अधिक समावेशी होता जा रहा है तथा क्षेत्रीय विषमताएं भी कम हो रही है। लेकिन ये तो केवल शुरुआत ही है। दूरगामी परिणाम वाले सुधारों और नीतियों द्वारा इन परिवर्तनों की आधार भूमि पहले से ही तैयार की जा रही थी। उदाहरण के लिए डिजिटल इंडिया अभियान द्वारा
ज्ञान पर आधारित अर्थव्यवस्था की आधारशिला स्थापित की जा रही है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य भावी पीढ़ी को औद्योगिक क्रांति के अगले चरण के लिए तैयार करना तथा उन्हें हमारी विरासत के साथ फिर से जोड़ना भी है। आर्थिक प्रगति से देशवासियों का जीवन और भी सुगम होता जा रहा है। आर्थिक सुधारों के साथ साथ जन कल्याण के नए कदम भी उठाया जा रहे हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना की सहायता से गरीब के पास स्वयं का घर होना अब एक सपना नहीं रह गया, बल्कि सच्चाई का रूप ले चुका है। इसी तरह जल जीवन मिशन के अंतर्गत हर घर जल योजना पर कार्य चल रहा है। इन उपायों का और उसी तरह के अन्य प्रयासों का उद्देश्य सभी को, विशेषकर गरीबों को, बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना है। भारत में आज संवेदनशीलता व कोरोना के जीवन मूल्यों को प्रमुखता दी जा रही है। इन जीवन मूल्यों का मुख्य उद्देश्य हमारे वंचित, जरूरतमंदों तथा समाज के हाशिए पर रहने वाले लोगों के कल्याण हेतु कार्य करना है। हमारे राष्ट्रीय मूल्यों को नागरिकों के मूल कर्तव्यों के रूप में भारत के संविधान में समाहित किया गया है। देश के प्रत्येक नागरिक से मेरा अनुरोध है कि वे अपने मूल कर्तव्यों के बारे में जानें, उनका पालन करें, जिससे हमारा राष्ट्र नई ऊंचाइयों को छू सके। प्यारे देशवासियों, आज देश में स्वास्थ्य, शिक्षा और अर्थव्यवस्था तथा उनके साथ जुड़े अन्य क्षेत्रों में जो अच्छे बदलाव दिखाई दे रहे हैं, उनके मूल में सुशासन पर विशेष बल दिए जाने की प्रमुख भूमिका है। जब राष्ट्र सर्वोपरि की भावना से कार्य किया जाता है तो उसका प्रभाव प्रत्येक निर्णय एवं कार्य क्षेत्र में दिखाई देता है। ये बदलाव विश्व समुदाय में भारत की प्रतिष्ठा में भी दिखाई दे रहा है। भारत के नया आत्मविश्वास का स्रोत देश के युवा, किसान और सबसे बढ़कर देश की महिलाएं हैं। अब देश में स्त्री पुरुष के आधार पर असमानता कम हो रही है। महिलाएं अनेक रूढ़ियों और बाधाओं को पार करते हुए आगे बढ़ रही हैं। सामाजिक और राजनीतिक प्रक्रियाओं में उनकी बढ़ती भागीदारी निर्णायक साबित होगी। आज हमारी पंचायती राज संस्थाओं में निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों की संख्या 14 लाख से कहीं अधिक है। हमारे देश की बहुत सी उम्मीदें हमारी बेटियों पर टिकी हुई है। समुचित अवसर मिलने पर वे शानदार सफलता हासिल कर सकती है। अनेक बेटियों ने हाल ही में संपन्न हुए राष्ट्रमंडल खेलों में देश का गौरव बढ़ाया है। हमारे खिलाड़ी अन्य अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में भी देश को गौरवान्वित कर रहे हैं। हमारे बहुत से विजेता समाज के वंचित वर्गों में से आते हैं। हमारी बेटियां फाइटर पायलट से लेकर स्पेस साइंटिस्ट होने तक हर क्षेत्र में अपना परचम लहरा रहे हैं। प्यारे देशवासियों, जब हम स्वाधीनता दिवस मनाते हैं तो वास्तव में हम अपनी भारतीयता का उत्सव मनाते हैं। हमारा भारत अनेक विविधताओं से भरा देश है, परंतु इस विविधता के साथ ही हम सभी में कुछ ना कुछ ऐसा है जो एक समान है। यही समानता हम सभी देशवासियों को एक सूत्र में पिरोती है तथा एक भारत श्रेष्ठ भारत की भावना के साथ आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है। भारत अपने पहाड़ों, नदियों, झीलों और वनों तथा उन क्षेत्रों में रहने वाले जीव जंतुओं के कारण भी अत्यंत आकर्षक है। आज जब हमारे पर्यावरण के सम्मुख नई नई चुनौतियां आ रही है, तब हमें भारत की सुंदरता से जुड़ी हर चीज का दृढ़तापूर्वक संरक्षण करना चाहिए। जल, मिट्टी और जैविक विविधता का संरक्षण हमारी भावी पीढ़ियों के प्रति हमारा कर्तव्य है। प्रकृति की देखभाल माँ की तरह करना हमारी भारतीय संस्कृति का अभिन्न अंग रहा है। हम भारतवासी अपनी पारंपरिक जीवन शैली से पूरी दुनिया का सही राह दिखा सकते हैं। योग एवं आयुर्वेद विश्व समुदाय को भारत का अमूल्य उपहार है, जिसकी लोकप्रियता पूरी दुनिया में निरंतर बढ़ रही है। प्यारे देशवासियों,
हमारे पास जो कुछ भी है वो हमारी मातृभूमि का दिया हुआ है। इसलिए हमें अपने देश की सुरक्षा, प्रगति और समृद्धि के लिए अपना सब कुछ अर्पण कर देने का संकल्प लेना चाहिए। हमारे अस्तित्व की सार्थकता एक महान भारत के निर्माण में ही दिखाई देगी। कन्नड़ा भाषा के माध्यम से भारतीय साहित्य को समृद्ध करने वाले महान राष्ट्रवादी कवि कुवेंपु ने कहा है, नानु अड़िए नीनु अड़िए नम्मा एलु बिगोड़ मेले मूडुबुदु मूडुबुदु नव भारत दलीले। अर्थात मैं नहीं रहूँगा, नहीं रहेंगे तुम, परंतु हमारी अस्थियों पर उदित होगी नई भारत की महागाथा। उस राष्ट्रवादी कवि का ये स्पष्ट आह्वान है कि मातृभूमि तथा देशवासियों के उत्थान के लिए सर्वस्व बलिदान करना हमारी आदर्श होना चाहिए। इन आदर्शों को अपनाने के लिए मैं अपने देश के युवाओं से विशेष अनुरोध करती हूँ। वे युवा ही 2047 के भारत का निर्माण करेंगे। अपना संबोधन समाप्त करने से पहले मैं भारत के सशस्त्र बलों, विदेशों में स्थित भारतीय मिशनों और अपनी मातृभूमि को गौरवान्वित करने वाले प्रवासी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस की बधाई देती हूँ। मैं सभी देशवासियों के सुखद और मंगलमय जीवन के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद। My dear fellow citizens, Namaskar. My heartiest greetings in advance to all Indians living in the country and abroad on the eve of the 76th Independence Day. I am delighted to address you on this momentous occasion. India is completing 75 years as an independent nation. 14 August is observed as Partition Horrors Remembrance Day, so as to promote social harmony, unity and empowerment of people. Tomorrow marks the day when we had freed ourselves from the shackles of colonial rulers and decided to reshape our destiny. As all of us celebrate the anniversary of that day, we vow to all those men and women who made enormous sacrifices to make it possible for us to live in a free India. It is a cause of celebration not only for all of us, but also for every advocate of democracy around the world. When India won independence, there were many international leaders and experts who were skeptical about the success of democratic form of government in India. They had their reasons to be doubtful. In those days, democracy was limited to economically advanced nations. India, after so many years of exploitation at the hands of foreign rulers, was marred by poverty and illiteracy. But we Indians proved the skeptic wrong. Democracy not only grew roots in this soil, it was enriched too. In most other well-established democracies, women had to wage long drawn struggle to get the right to vote. But India adopted universal adult franchise right since the beginning of the Republic. Thus, the makers of modern India enabled each and every adult citizen to participate in the collective process of nation building. Thus, India can be credited to have helped the world discover the true potential of democracy. I believe this was not a coincidence. At the beginning of civilization, saints and seers of this land had developed a vision of humanity that was defined by equality of all, indeed oneness of all. The great freedom struggle and its leader like Mahatma Gandhi rediscovered our ancient values for modern times. Then it is no wonder our democracy has Indian characteristics. Gandhiji advocated decentralization and power to the people. For 75 weeks, now the nation has been commemorating these noble ideas that won us freedom. In March 2021, we began the Azadi Ka Amrit Mahotsav with the reenactment of the Dandi March. This way, our celebration began with a tribute to that watershed event which had put our struggle on the world map.
This festival is dedicated to the people of India. Based on the success achieved by the people, the resolve to build Atmanirbhar Bharat is also a part of this Mahotsav. Citizens from all age groups have keenly participated in a series of events held across the country. This grand festival is going ahead with the Har Ghar Triranga Abhiyan. The Indian tricolors are fluttering in every nook and corner of the country. Great martyrs would have been thrilled to see the spirit of the independence movement coming alive again on such a massive scale. Our glorious freedom struggles was waged bravely across the vast territory of our country. Many great freedom fighters did their duty and passed on the torch of awakening, leaving little trace on their heroic deeds. Forgotten for long were many heroes and their struggles, especially among the peasants and tribal population. The government's decision last year to observe 15th November Janajatiya Gaurav Divas is welcome because our tribal heroes are not merely local or regional icons, but they inspire the entire nation. Dear citizens, for a nation, particularly an ancient one such as India, the passage of 75 years is merely a blink of an eye. But for us and individuals, it is a lifetime. Senior citizens among us have witnessed a dramatic change in their lifetime. They have seen how, after independence, all the generations have toiled hard, how we met great challenges, and how we have taken charge of our destiny. The lessons learned in the process will prove useful as we move towards the next milestone in the journey of the nation, the Amrit Kal, the 25 years to be celebration of the centenary of our independence. By the year 2047, we will have fully realized the dreams of our freedom fighters. We will have given a concrete shape to the vision of those who, led by Baba Saheb Bhimrao Ambedkar, drafted the Constitution. We all already on course to build an Atmanirbhar Bharat, an India that would have realized its true potential. The world has seen a new India rising in recent years, more so after the outbreak of COVID-19. Our response to the pandemic has been appreciated everywhere. We launched the biggest vaccination drive in human history with vaccines manufactured in the country itself. Last month, we crossed the 200 crore mark in cumulative vaccine coverage in combating the pandemic. Our achievements have been better than those of many developed countries. For this feat, we are grateful to our scientists, doctors, nurses, paramedics, and the staff associated with vaccination. The pandemic has uprooted lives and also economies in the entire world. When the world has been battling the economic consequences of the great crisis, India got its act together and is now moving forward. India is among the fastest growing major economies in the world. India's startup ecosystem ranks high in the world. The success of startups in our country, especially the growing number of unicorns, is a shining example of our industrial progress. The government and policymakers deserve credit for beating the global trend and helping the economy flourish. During the last few years, unprecedented progress has been made in the development of physical and digital infrastructure. Through the Pradhan Mantri Gati Shakti Yojana, all the modes of connectivity based on water, land, air, etc. are being integrated in the whole country to enable seamless transportation across the country. For the vibrancy of growth visible in our country, credit must also be given to workers and farmers whose hard work has made it possible, and entrepreneurs whose business acumen has created wealth. What is all the more heartening is that the growth is becoming
more inclusive, and regional disparities too are reducing. But this is only the beginning. A series of economic reforms and policy initiatives have been preparing the ground for a long term. Digital India, for example, is creating the bedrock of a knowledge economy. The national education policy is aimed at preparing the future generation for the next stage of industrial revolution while also reconnecting it with our heritage. Economic success is leading to an ease in living too. Economic reform are rightly accompanied by innovative welfare initiatives. A home of one's own is no longer a dream for the poor, but a reality for more and more people, thanks to the Pradhan Mantri Awas Yojana. Similarly, under the Jal Jeevan Mission, tap water connection is being provided to every household since the launch of the Har Ghar Jal scheme. The aim of these and many other similar efforts is to provide basic amenities to all, particularly the poor. The key word for India today is compassion for the downtrodden, for the needy, and for those on the margins. Some of our national values have been incorporated in our Constitution as the fundamental duties of the citizens. I appeal to every citizen to know about their fundamental duties and follow them in letter and spirit so that our nation reaches new heights. Dear citizens, at the core of the transformation we have been witnessing in healthcare, education, economy, as well as a number of related areas is the stress on good governance. When work is done with the spirit of nation first, it is bound to reflect in every decision and every sector. This is also reflected in India's standing in the world. India's newfound confidence stems from the spirit of its youth, its farmers, and above all, its women. Gender inequalities are reducing, and women are moving ahead, breaking many glass ceilings. Their increasing participation in social and political processes will prove decisive. At the grassroots level, we have more than 14 lakh elected women representatives in Panchayat Raj institutions. Our daughters are the biggest hope for the nation. Some of them brought laurels for the country in the recent held Commonwealth Games. Of course, India's sportspersons have been making the country proud by their performance in international competitions. A large number of our winners come from underprivileged segments of society. From becoming fighter pilots to space scientists, our daughters are scaling great heights. Dear citizens, in celebrating Independence Day, we are celebrating our Bharatiyata. Our country is full of diversity, but at the same time, we all have something in common. It is this common thread which binds all of us together and inspire us to work together with the spirit of Ek Bharat Shrestha Bharat. India is a very beautiful country, also because of its mountains, rivers, lakes, and forests, and the animals and birds that live in such landscape. When the environment is facing new challenges, we must remain determined to preserve all that makes India beautiful. Conserving water, soil, and biodiversity is our duty towards our children. Caring for Mother Nature has been part and parcel of Indian culture. With our traditional lifestyle, we Indians can show the way to the rest of the world. Yoga and Ayurveda are India's invaluable gift to the world. Their popularity is on the rise all over the globe. Dear fellow citizens, our beloved country has given us everything we have in our life. We should pledge to give everything we can for the sake of safety, security, progress, and prosperity of our country. Our existence will become meaningful only in building a glorious India. The great nationalist poet Kuvempu, who enriched Indian literature through
Kannada language had written, Nannu Odive, Ninnu Odive, Nomma Edu Egol Mele, Mudubudu, Novo Bharote din Lille, which means, I will pass, so will you. But on our bones will arise the great tale of a new India. This is a clarion call of the nationalist poet for making total sacrifice for the motherland and upliftment of fellow citizens. To follow these ideals is my special appeals to the youth of the country who are going to build the India of 2047. Before I conclude, I would like to extend Independence Day greetings to the armed forces, to the members of Indian missions abroad, and to the Indian diaspora who continue to make their motherland proud. My best wishes to all of you. Thank you. Jai